हेलो स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें से कई लोगों का नाम उसमें शामिल किया गया है, जिसमें से कुछ लोग तो हमें जानते होंगे, बाकी अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। तो इधर लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो आप लोगों की क्लासेज 1 अप्रैल से ही शुरू कर दी गई होती। कुछ कारणों से, जिसको सबको पता है, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस शुरू नहीं हो पाई और लगातार लेट बाय लेट होता चला जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में थे, वो लोग कहें कि जिस तरह से 12 का सर ग्रुप बना के उसमें पढ़ा रहे हैं, उस तरह से कुछ मैटर 11th के लिए भी भेजिए। तो हमने एक प्रयास किया है, एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में लोगों को कॉन्टेक्ट भी, लोगों को कनेक्ट किया गया है। बाकी हम यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जनरल बातों को पहले बताते हैं, उसको ध्यान सुनेंगे। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है केमिस्ट्री। मैं राकेश यादव केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोग इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आएगा, अच्छी बात है। नहीं तो फिर लॉकडाउन खुलेंगे, उसके बाद क्लासेज स्टार्ट होंगे तो आप लोग को क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे केमिस्ट्री शब्द है। अभी तक 10th सब लोग पास होके आ रहे हैं। 10th में केमिस्ट्री नहीं बल्कि साइंस पढ़ के आते थे। साइंस के टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो लोग, यहाँ पे अब ग्रुप डिवाइड होगा, एक मैथ ग्रुप बनेगा, दूसरा बायो ग्रुप बनेगा। बायो ग्रुप वालों को ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मैथ ग्रुप वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ। तो फिलहाल हम इन सब बातों को छोड़ के केवल केमिस्ट्री हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको कुछ जनरल बातें उनको जानना जरूरी। जैसे सब लोग नाम जानते होंगे, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, पदार्थ। परमाणु की अंग्रेजी होती है एटम, अणु की अंग्रेजी होती है मॉलिक्यूल, तत्व की अंग्रेजी होती है एलिमेंट, कंपाउंड की अंग्रेजी, यौगिक की अंग्रेजी होती है कंपाउंड, और पदार्थ की अंग्रेजी होती है मैटर। तो अगर केमिस्ट्री हमको पढ़ना है तो इन सब बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पदार्थ क्या होता है? तो एक गिलास यहाँ पर ऐसे खाली बर्तन ले लेते हैं, खाली बर्तन ले लिए। अब ये इसका द्रव्यमान कितना है जाके तौल लेंगे। द्रव्यमान मान लीजिए इसका तौल लिया गया, ये 5 ग्राम का टोटल खाली बर्तन है। इसमें हाथ डाल के चेक करेंगे, पूरा इसका स्थान खाली है इसमें। अब इसके बाद इसमें ले आके कोई वस्तु ऐड करेंगे। मान लो वस्तु के रूप में हम यहाँ पर H2O ऐड कर रहे हैं इस बर्तन में। H2O जब ऐड कर देंगे पानी को, तो ये पानी इसमें भर जाएगा। अब जाके जब इसका हम लोग तौलेंगे इस पूरे बर्तन को, तो देखते हैं कि ये 10 ग्राम आता है इसका द्रव्यमान। इसका मतलब ये वस्तु जो ऐड की गई है उसका कितना द्रव्यमान है? 5 ग्राम। मतलब जो वस्तु ऐड की गई उसके पास द्रव्यमान है। दूसरा नंबर, अब इसमें हाथ डाल के चेक करेंगे, क्या उतना ही जगह खाली रहेगा जितना कि पहले था? नहीं। इसका मतलब ये जो वस्तु ऐड की गई थी ये है स्थान भी घेरा। 2 काम हो गया। तीसरा, हमारे बॉडी में टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जैसे एक हाथ है, आँख है, नाक है। तो इसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को महसूस करते हैं। तो हाथ से इसको देख कर हम, हाथ से इसको टच करके महसूस कर सकते हैं, या आँख से देख के इसको बता सकते हैं ये क्या है। तो मतलब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से इसको महसूस भी कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं किसको? वस्तु को। तो पदार्थ की ये डिफिनेशन निकल कर आती है, कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें, वो एक पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे मार्कर है, मार्कर के पास द्रव्यमान है, जहाँ रखेंगे स्थान घेरेगा और इसको महसूस कर सकते हैं, अतः यह एक पदार्थ है। ये बोर्ड है, बोर्ड भी जहाँ रखा जाएगा स्थान घेरेगा, इसके पास इसका खुद का एक द्रव्यमान है, अतः यह भी एक पदार्थ है। कुछ भी हो, एक ईंट ले लें दीवार की, वो भी एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस। यहाँ पर हमारे अगल बगल जो भी वस्तु, जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सब की सब पदार्थ होती हैं, क्योंकि उनके पास द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान घेरती हैं और उनको हम लोग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस भी कर सकते हैं। पदार्थ से संबंधित कुछ और बातों को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ है। करेगा
ये पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य होता है। पदार्थ को सब्सटेंस अंग्रेजी में कहते हैं या फिर उसी को मैटर कहते हैं। तो पदार्थ के बारे में भी बात किया गया, क्या, जो स्थान घेरे और जिसके पास द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ कुल 3 अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है। एक पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में कब रहेगा, द्रव अवस्था में कब रहेगा, गैस अवस्था में कब रहेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक फैक्टर है जिसका नाम है अंतराण्विक बल। अंतर माने अंदर, आणविक माने अणु, अणु कह दें या फिर इसी को कण कह दें। जैसे ये एक बॉटल पानी है, इस एक बॉटल पानी में वाटर भरा हुआ है, तो वाटर के कितने अणु इसमें उपस्थित हैं। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। इसमें H2O के कितने अणु उपस्थित हैं या H2O के कितने कण हैं, लाखों करोड़ों H2O के कण इसमें उपस्थित हैं। तो यह एक वाटर एक पदार्थ है। कैसे, इसमें रखा गया स्थान वगैरह है, इसके पास द्रव्यमान भी, अतः यह एक पदार्थ है। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन, वाटर। वाटर के जो अणु हैं तो सभी अणु यहाँ पास पास है। कहा जाए 4 अणु निकाल पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इन अणुओं के बीच में एक बल काम करता है जिसका नाम है अंतराण्विक बल। तो वही है कि ठोस अवस्था में जो ये कण होते हैं, जैसे H2O के कणों को हम ऐसे मान लेते हैं गोला गोला, तो ठोस अवस्था में जब ये रहेंगे कण तो बहुत नज़दीक पास पास सिस्टमेटिक ढंग से बैठे हुए रहते हैं। यही अणु जब थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर होने का मतलब इनके बीच में लगने वाले बल का मान कम है, तो ये दूर दूर हो जाएंगे। और गैस अवस्था में कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल का मान बहुत कम होता है। तो डिफिनीशन इसी तरह निकल कर आती है। ये सब जो है ये कण हैं या फिर अणु कह सकते हैं। जब कोई पदार्थ हो उनके कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल का मान मैक्सिमम या अधिकतम हो तो कण बहुत पास पास रहेंगे। पदार्थ की उस अवस्था को बोलते हैं ठोस अवस्था। और पदार्थ के कणों के मध्य जब लगने वाले बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है तो अणु दूर दूर होंगे। पदार्थ की इस अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं। और जब कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल का मान बिल्कुल नगण्य हो तो पदार्थ की इस अवस्था को गैस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ इन तीनों में से कोई भी अवस्था प्राप्त कर सकता है। जैसे पानी H2O, H2O की ठोस अवस्था का नाम है बर्फ और द्रव अवस्था का नाम है पानी और गैस अवस्था का नाम है वाष्प। तो जब ये H2O के अणुओं के मध्य लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है तो वो बर्फ ठोस अवस्था में रहता है। थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं तो द्रव अवस्था में, और बहुत दूर दूर हो जाते हैं तो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ की ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस से द्रव या द्रव से गैस, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल टाइप की होती हैं। जैसे ठोस, इसको बताते हैं, बंद करिए। अभी बताया क्या, पदार्थ को 3 अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले बल का मान अधिकतम होगा तो वो ठोस अवस्था में होगा, वीकर होगा तो लिक्विड, और बिल्कुल नगण्य होगा तो गैस अवस्था में। तो पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव को गर्म कर देंगे तो वो अपने गैस अवस्था या वाष्प में बदल जाएगा। और इसी गैस को अगर ठंडा कर देंगे तो लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड। मतलब ये अवस्थाएं आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। तो सॉलिड को गर्म करने पर वो किसमें बदलता है, लिक्विड में। अगर किसी ठोस को गर्म करें वो लिक्विड में बदले तो इस क्रिया को बोलते हैं गलन, जिसको कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन की डिफिनेशन यही होगी या गलन की, कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो अपने द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को गलन बोलते हैं। तथा ठोस को गर्म करने पर जिस ताप पर वो द्रव में बदलता है उस ताप को बोलते हैं गलनांक। अंग्रेजी होता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे यूरिया खाद होती है, यूरिया को अगर हम लोग चम्मच में लेके गर्म करें तो वो 132 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होने के बाद सीधे द्रव में बदल जाएगा। अतः यूरिया का गलनांक होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो दो बातें होती हैं, गलनांक एक होता है, एक क्वथनांक, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। गलनांक की अंग्रेजी है मेल्टिंग और इसकी है बॉयलिंग। तो बताओ, मेल्टिंग, मेल्ट माने पिघलना, तो पिघलता कौन है, ठोस।
और बॉयल माने उबलना, तो उबलता कौन है? द्रव। तो इस तरह से ये कंफर्म है, गलनांक हमेशा ठोस का निकालते हैं और क्वथनांक हमेशा द्रव का निकालते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जब किसी ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बदलेगा, तो इस क्रिया को गलन तथा उस टेम्परेचर को गलनांक बोलता है। इसी लिक्विड को जब ठंडा किया जाए तो वो सॉलिड या ठोस में बदल जाता है, इस क्रिया को बोलते हैं हिमन। फ्रीजिंग अंग्रेजी है, और इस टेम्परेचर को बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर ये ठोस में बदलता है, हिमांक अंग्रेजी होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाए वो गैस अवस्था में बदले तो इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पन, और इस समय जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। जैसे पानी को गर्म करते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसमें बदल जाता है? अपने वाष्प में, तो ये क्वथनांक होता है पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर किसी गैस को ठंडा करें और वो लिक्विड बदल जाए तो इस क्रिया को बोलते हैं संघनन, अंग्रेजी होता है कंडेंसेशन। और कुछ ऐसे भी सॉलिड पाए जाते हैं जिनको गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बदलते हैं, जैसे कपूर होता है, कपूर को जलाया जाए सीधे गैस में बदलता है, लिक्विड में नहीं बदलता है। तो सॉलिड को गर्म करने पर सीधे गैस में बदलें तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, अंग्रेजी होती है सब्लिमेशन। और कुछ ऐसे भी गैस होते हैं जिनको ठंडा करने पर सीधे सॉलिड में बदलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। ये इतनी बातें हैं, इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होंगे, सीधी सी बात है। पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब सॉलिड गर्म करते हैं तो लिक्विड में, लिक्विड गर्म करेंगे गैस में, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं तो इनके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे किसी ठोस को गर्म करेंगे लिक्विड बदलेगा तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं गलन, तथा जिस टेम्परेचर बदलता है उसको गलनांक बोलते हैं। इसी लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो दोबारा सॉलिड बदलेगा, तो इस प्रक्रिया को हिमन बोलते हैं और इस टेम्परेचर को हिमांक बोलते हैं। उसी तरह लिक्विड को जब गर्म करते हैं वो गैस अवस्था में बदलता है, इस प्रक्रिया को वाष्पन तथा उस टेम्परेचर को क्वथनांक बोलते हैं। और इसी गैस को जब ठंडा करते हैं दोबारा वो लिक्विड बदलता है, इस प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। और जब किसी गैस को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में बदले अगर तो निक्षेपण है, और किसी सॉलिड को हीट करने पर सीधे गैस में बदले उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक इंपॉर्टेंट। गलनांक की अंग्रेजी मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक की अंग्रेजी बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट शब्द है, मेल्ट मतलब पिघलना, और बॉइलिंग पॉइंट बॉयल, बॉयल मतलब उबलना। पिघलता कौन है? ठोस की द्रव, ठोस पिघलता है। उबलता कौन है? द्रव। अतः ठोस का गलनांक निकालते हैं और द्रव का क्वथनांक निकालते हैं। कोई पूछ सकता है कि कोई पूछेगा चीनी का गलनांक कितना है, तो चीनी का गलनांक निकालेंगे। या फिर बोले पानी का गलनांक कितना है, तो पानी का गलनांक नहीं, पानी का क्वथनांक निकलेगा। क्यों? क्योंकि पानी एक द्रव है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड इतने टर्म्स हैं, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, पदार्थ। पदार्थ के बारे में हमने आपको बताया। अब इधर पे आते हैं, ये तत्व की बात करते हैं। जैसे एक थैला ले लिया जाए, कह दीजिए तुम लोग से जाओ 1 किलो चीनी लाओ, तो एक दुकानदार इस थैले में 1 किलो चीनी भर के दिया। ये क्या है? चीनी। कितना है? 1 kg। इस थैले में हाथ डाल के निकाला जाए 2-4 दाना, 5 दाना, पूछा जाए ये क्या है, जो दाना छोटा छोटा निकलेगा उसको क्या बोलोगे तुम लोग? उसको भी कहेंगे चीनी। ये पूरा एक थैला है, इसको भी क्या बोलेंगे? चीनी। और इसमें चीनी के जो छोटे छोटे दाने हैं उनको भी क्या बोलेंगे? चीनी। क्यों? क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे दानों से मिलकर 1 किलो चीनी बनी हुई है। तो और इसमें केवल और केवल किसके दाने हैं? चीनी के, इसीलिए ये पूरा एक शुद्ध पदार्थ है। अगर इसमें चीनी के अतिरिक्त और कोई दाने होते तो शुद्ध नहीं, तो इसको अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। उसी तरह से एक बड़ा सा मान लेते हैं पार्ट है, ये इतना बड़ा पार्ट है, तो अगर ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो बड़ा सा पार्ट होता है इसी को तत्व कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनको परमाणु कहते हैं। मतलब जिन छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर ये बड़ा सा तत्व बना है, मतलब बड़ा सा पार्ट बना है, उसी को परमाणु कहते हैं। जैसे ये 1 किलो चीनी का पैकेट किससे मिलकर बना है? इन्हीं चीनी के छोटे छोटे दानों से। तो अगर
ये एक चीनी का 1 किलो पैकेट है, इसमें किसके दाने होंगे? केवल किसके दाने होंगे? चीनी के। उसी तरह से अगर ये बड़ा सा पार्ट हम लोग तत्व मानते हैं कि किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्ट से। अगर ये बड़ा सा तत्व है सोडियम, तो ये किस प्रकार के पार्ट से मिलकर बना होगा? केवल इसी टाइप के पार्ट से। तो किससे मिलकर बना होगा? सोडियम से। ये तत्व अगर सोडियम इतना बड़ा है, इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो भी सोडियम के ही पार्ट होंगे। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको परमाणु कहेंगे और बड़े वाले पार्ट को तत्व कहेंगे। मान लेते हैं ये तत्व है पोटेशियम के, तो ये किस प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा? केवल के से। इसमें के अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से एक शुद्ध पदार्थ होता है। कौन? तत्व। तो तत्व की यही एक डिफिनीशन है। तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे यन ने लिखा, पूछा जाए ये तत्व है कि परमाणु है, तो क्या बोलेंगे? ये सोडियम तत्व भी है और परमाणु भी है। तो क्यों तत्व और परमाणु है? क्योंकि ये सोडियम तत्व जिन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा वो सब के सब परमाणु कौन होंगे? सोडियम होंगे। अगर ये पोटेशियम तत्व हम कहते हैं ब्रोमीन है, तो ये जिन परमाणुओं से मिलकर बना होगा वो ब्रोमीन होंगे। तो यही कहने का मतलब है तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु क्या होते हैं? परमाणु तत्व का छोटा से छोटा भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे ऑक्सीजन का फार्मूला O नहीं O2 होता है। यह ऑक्सीजन कभी O रूप में नहीं, हमेशा O2 के रूप में पाया जाता है। ये स्वतंत्र इसको बोलेंगे। स्वतंत्र मतलब अकेला, लेकिन ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में नहीं, हमेशा दुकेला मतलब 2 O2 रहते हैं। नाइट्रोजन का फार्मूला N2, ये O2 के रूप में रहता है। क्यों? N2 के रूप में, इसकी बात आगे होगी। हीलियम, नियान, आर्गन, ये इस रूप में पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप में, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए, मतलब अकेले नहीं पाए जाते हैं। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो अकेले भी पाए जाते हैं। इस तरह से परमाणु की डिफिनेशन होगी, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था मतलब अकेले में भी रह सकता है और अकेले में नहीं भी रह सकता है। तो ये बात थी परमाणु की और तत्व की। तो यही परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, और यही तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे दो परमाणु O और O मिले तो क्या बना? O2। तो O2 क्या हो गया? एक अणु। तो अणु की डिफिनेशन यही होगी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, और जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे नमक का फार्मूला NaCl, इसमें दो तत्व हैं Na और Cl मिल गए। चीनी का फार्मूला C12H22O11, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व जब आपस में मिले हैं तो यौगिक बना है। यौगिक है चीनी। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला, यह भी एक यौगिक है। तो ये तत्व मतलब केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें हैं। पदार्थ क्या होता है? वह छोटा मतलब वह है एक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, वो पदार्थ कहलाता है। तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ होता है तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बहुत सारे। परमाणु क्या है? परमाणु तत्व का छोटा से छोटा भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो अणु बनता है, और जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो हम लोग जनरल बातें हमने कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड बताया। तो केमिस्ट्री का जो सबसे छोटा पोर्शन या पार्ट होता है उसका नाम है परमाणु, और परमाणु से ही लेकर केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, और इसके बाद में डिटेल स्टडी होगी। क्लास 11 का एक तो पहला चैप्टर इसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, उसको क्लास में ही बताया जाएगा। मूल संकल्पना से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल पोर्शन और क्वेश्चन कॉपी या बोर्ड पे ही समझ में आएगा, जो कि क्लासेज में। इसके बारे में हम जनरल बातें बताते हैं। परमाणु से स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री के परमाणु संरचना, परमाणु की डिटेल्ड जानकारी। सबसे पहले हम परमाणु के बारे में आते हैं। परमाणु सबसे छोटा पार्ट है केमिस्ट्री में, सबसे छोटा पार्ट। जैसे बोल दिया ये दीवार है, इस दीवार का सबसे छोटा पार्ट एक ईंट होता है। उसी तरह से मान सकते हैं कोई भी पदार्थ उसका सबसे छोटा पार्ट होता है परमाणु। अभी तक यही मान के चला गया, फिर आगे और क्लासिफाई होगा और बातें बताई जाएंगी। परमाणु से भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो क्या है? वो देखो, परमाणु जो है, परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस,
और प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और इन कणों को कहते हैं मूल कण। मूल कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये बातें हैं। मूल मतलब मेन, मेन मतलब जड़, और कण मतलब कण, मतलब ऐसे कण जो मूल हो। जैसे पेड़ होता है, पेड़ के पास कोई ऐसे पेड़ बताइए जिसमें जड़ ना हो, कोई ऐसा पेड़ नहीं है। अगर वो पेड़ है तो उसमें जड़ जरूर होगा। उसी तरह से अगर परमाणु है तो उसमें कण जरूर होंगे, और उन कणों को क्या बोलेंगे? मूल कण, क्योंकि ये हमेशा उपस्थित होते हैं। जैसे पेड़ में जड़ हमेशा उपस्थित होता है, इसलिए उसको मूल या जड़ बोलते हैं। उसी तरह से कणों, परमाणुओं में ये कण हमेशा पाया जाता है, इसलिए इनको मूल कण कहते हैं। 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज एक साइंटिस्ट किए थे जिनका नाम था जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्ड स्टीन, जो कि जनरली अधिकतर बुक में मिलता है, रदरफोर्ड। स्टार्टिंग तो किए थे गोल्ड स्टीन, लेकिन बाद में जाके पूरा किए थे रदरफोर्ड, इसलिए अधिकतर इन्हीं का नाम लिया जाता है, लेकिन इनका भी नाम लेना है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। तो इस तरह से परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन। तो ठीक है, ये परमाणु में, परमाणु क्या होता है इसको हम लोग जान गए। परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होता है कि परमाणु आखिर दिखता कैसा है। ये मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि परमाणु दिखता कैसा है। तो फुटबॉल सब लोग देखे होंगे, सेम टू सेम फुटबॉल की तरह होता है परमाणु। मतलब परमाणु कैसा होता है? फुटबॉल की तरह। और फुटबॉल के आकार को बोलते हैं कि वो गोलाकार होता है। इसकी अंग्रेजी है स्फेरिकल। 2 वर्ड होते हैं, एक गोलाकार और दूसरा है वृत्ताकार। वृत्ताकार की अंग्रेजी होती है सर्कुलर। तो एक गोलाकार, दूसरा वृत्ताकार, दोनों में ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो, और वृत्ताकार की 2 डायमेंशन मतलब केवल लंबाई चौड़ाई। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। जैसे कापी होता है तो कापी में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होती है, वो 3 डायमेंशन होता है। लेकिन एक पेज ले लिया जाए तो पेज में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई, वो 2 डायमेंशन। तो वृत्ताकार मतलब फुटबॉल, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी, मोटाई। तो फुटबॉल की तरह ही होता है परमाणु। तो कह सकते हैं परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार या स्फेरिकल। इसको यहाँ ड्रा करते हैं।